पाकिस्तान में बन रहा भारत पर एक और हमले का प्लान। ईरान में खून खराबा जारी, आज इरफान को फांसी। थाईलैंड में चलती ट्रेन पर गिरी क्रेन, 22 की मौत। ईरान के समर्थन में सऊदी, ओमान और कतर। नहीं थम रहा बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरह टूट चुके पाकिस्तान के दो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद गठबंधन कर सकता है, और ये खबर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर मानी जा रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर के कई शीर्ष आतंकी हाल ही में बहावलपुर पहुंचे, जिसे जैश का मजबूत गढ़ माना जाता है। यही जैश सरगना मसूद अजहर का मुख्य ठिकाना है। सूत्र बताते हैं कि एक बड़े मदरसे में हुई इस गुप्त बैठक में हाफिज सैयद का बेटा तलहा सैयद, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और हफीज अब्दुल रऊफ मौजूद थे। इस बैठक के बाद एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। आशंका है कि जैश आने वाले समय में भारत में आईईडी हमलों की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जैश के अल-कायदा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से भी गहरे रिश्ते हैं। वहीं जैश कमांडर मोहम्मद मुज्दिक और मसूद कश्मीर में आतंकियों को निर्देश दे रहे हैं। इसी बीच लश्कर कमांडर अबू मूसा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह खुलेआम हिंसा और नफरत फैलाता दिख रहा है। ये वीडियो LOC के पास का बताया जा रहा है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। तो वहीं ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन को 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या को लेकर भारी अंतर है। कुछ जगह पर 2000 तो कुछ रिपोर्ट्स में 20,000 तक मौतों का दावा किया गया है। अमेरिका स्थित एक ईरानी मानवाधिकार संस्था का कहना है कि अब तक 18,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे डराने वाला केस 26 साल के इरफान सुल्तानी का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 8 जनवरी को प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 11 जनवरी को सरकार ने उन पर मुहावरे यानी भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि उन्हें बिना सही ट्रायल और वकील के सरेआम फांसी दी जा सकती है। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस मुद्दे पर बैठक भी की। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार ईरान के सभी प्रांतों में सैकड़ों प्रदर्शन हुए हैं। भले ही आंकड़े अलग अलग हों, लेकिन ये साफ है कि ये ईरान का सबसे हिंसक दौर माना जा रहा है। तो वहीं थाईलैंड के उत्तर पूर्वी इलाके में एक बहुत दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। राजधानी बैंकॉक से उत्तर पूर्व की ओर जा रही एक ट्रेन उस समय पटरी से उतर गई जब एक कंस्ट्रक्शन क्रेन चलती ट्रेन के डिब्बे पर गिर गई। इस हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 8 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा बुधवार सुबह नाखून रजताशिमा प्रांत के सिखियो जिले में हुआ, जो बैंकॉक से करीब 230 किलोमीटर दूर है। ट्रेन ओबोन राजधानी जा रही थी। जिस जगह हादसा हुआ वहां हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। काम के दौरान क्रेन अचानक गिर गई और ट्रेन से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन की छत अंदर धंस गई, खिड़कियां टूट गईं और कुछ समय के लिए आग भी लग गई। कई यात्री मलबे में फंस गए। बचाव दल और मेडिकल टीमें भारी मशीनों से राहत कार्य कर रही हैं। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं तेहरान को लेकर अमेरिका आगे क्या कदम उठाएगा, इस पर चर्चा तेज है। इसी बीच खाड़ी के 3 बड़े ताकतवर देश कतर, सऊदी अरब और ओमान ने ईरान के समर्थन में बैकडोर कूटनीति शुरू कर दी है। ये देश अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसका सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट को होगा। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले की योजना बनाता है तो रियाद किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया है। सऊदी को डर है कि अगर ईरान में अस्थिरता आई और खामनेई के बाद सत्ता IRGC के हाथ में गई तो पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल सकती है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख से बात की है। कतर का कहना है कि युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट में कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ओमान को सबसे ज्यादा चिंता व्यापार की है। उसका कहना है कि हमले की स्थिति में ईरान को होर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है, जिससे तेल और गैस सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होगी। तीनों देशों का मानना है कि इस समय संयम और बातचीत ही सबसे बेहतर रास्ता है। तो वहीं बांग्लादेश में
हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहा है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदू लगातार निशाने पर हैं। ताजा मामला फैनी जिले का है, जहां ऑटो चालक समीर दास की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने देसी हथियारों और चाकू का इस्तेमाल किया और वारदात के बाद समीर के बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि यह मामला पहले से ही प्लान की गई हत्या लगती है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 18 दिसंबर को मेमनसिंह में कपड़ा फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद्रदास की हत्या के बाद ये 8वां ऐसा मामला है जिसमें किसी हिंदू की जान गई है। इसी दिन मशहूर हिंदू संगीतकार और आवामी लीग नेता प्रलय चाकी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिस पर परिवार ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इन घटनाओं से भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ गया है। भारत ने अंतरिम सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि बांग्लादेश की सरकार इन रिपोर्टों को झूठा प्रचार बता रही है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।